Hello everyone, welcome back to Study India channel and this is the chapter number 1 of class 7 ज्योग्राफी। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी। इससे पहले मैं क्लास 6 की ज्योग्राफी को कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ वहां देखिए, मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको वहां क्लियर कराए हैं। अब हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। ओके, सो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट क्या चीज़ है? तो जो इन्वायरमेंट है वो प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर डेट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। सो आइए समझते हैं। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसकी जो सराउंडिंग में जैसे कि पीपल हैं, प्लेस है, थिंग्स है एंड नेचर है, तो ये सारी चीज़ मिलके इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या बना रहे हैं? इन्वायरमेंट बना रहे हैं। ओके, और जो ये सारी चीज़ें हैं, इसकी जो सराउंडिंग है, ठीक है, ये नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना को कंबाइन करके ही इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या बना रही है? सराउंडिंग बना रही है। और आसानी से अगर मैं समझाऊं तो ये जितनी भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, दे आर दी कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। और उसमें जैसे कि प्लेसेस आ गए, पीपल आ गए, थिंग्स आ गए एंड नेचर आ गए। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। सो बायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट हो गए जो लिविंग एलिमेंट है इन्वायरमेंट के, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल। एंड अबायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट हो गए जो कि नॉन लिविंग एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे लैंड लिखा हुआ है। ओके, सो अब चलते हैं कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट 3 टाइप्स के हैं, जैसे कि नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। सो नेचुरल में सिंपल सा, जैसे कि जो नेचुरली है, जैसे लैंड, एयर एंड वाटर, ये सारी चीज़ें क्या है? नेचुरली है। तो दीज आर द नेचुरल कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड भी सिंपल है, वो सारी चीज़ें जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हैं वो ह्यूमन मेड हो जाएंगी। एंड ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट वो सारी चीज़ें जो ह्यूमन से रिलेटेड हैं या एसोसिएटेड हैं, जैसे कि इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी। तो दिस वाज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे एक डायग्राम है जो कि इकोसिस्टम के बारे में है। इकोसिस्टम में आपको बताऊंगा कि इकोसिस्टम किसको कहते हैं। ओके, सो अब देखते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। सो नेचुरल एनवायरनमेंट वही जो कि नेचुरल चीज़ों से बनी है, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर एंड प्लांट एंड एनिमल। ये सारी चीज़ें मिलके हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बनाती है यहाँ पे। ओके, सो नाउ वी विल फोकस ऑन 3 मेन कॉन्सेप्ट, जिसे कि लिथोस्फीयर कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है एंड हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। ये सारी चीज़ें क्लास 6 की 6 चैप्टर में भी हैं, जो कि डोमेन ऑफ द लैंड अर्थ है। ओके, तो उसमें भी ये चीज़ें मैंने आपको समझाई है। अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उस लेक्चर को वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लिथोस्फीयर की बात करते हैं। देखिए, लिथोस्फीयर एक सॉलिड, सबसे पहले मैं आपको एक और बैकग्राउंड देना चाहता हूँ यहाँ पे। ये अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ है। ओके, और इसमें 3 लेयर पाई जाती है इंटीरियर में। सबसे जो ऊपर पार्ट है इसे क्रस्ट कहते हैं, उसके बाद मेंटल, और उसके बाद बीच वाला जो पार्ट होता है उसे कोर कहते हैं। तो जो लिथोस्फीयर है ये सबसे ऊपर वाला पार्ट, जिसे कि हम क्रस्ट कहते हैं, वो है। ओके, तो क्रस्ट का भी जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट है जो कि सॉलिड है और हार्ड है, तो उसे ही हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ओके, सो ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है? ये रॉक से बना हुआ है और मिनरल से बना है। और रॉक्स एंड मिनरल्स के ऊपर हल्की सी जो थिन लेयर है वो सॉयल की है। ओके, इसका इरेगुलर शेप है, ठीक है, जिस तरीके से वेरियस लैंड फॉर्म है इस पे, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए एंड प्लेन्स हो गए। ओके, इसके अलावा इस पे बहुत सारे लैंड फॉर्म्स है लिथोस्फीयर में। ओके, तो लिथो जो स्फीयर है इसमें बहुत सारे लैंड फॉर्म है, ठीक है, जो कि कॉन्टिनेंट पे भी पाए जाते हैं और ओशियन में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ओशन फ्लोर। ओके, यहाँ पे ओशन फ्लोर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जो ओशन का जो फ्लोर है ना, इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट पे भी हमारे कॉन्टिनेंट पे तो लिथोस्फीयर में जो लैंड फॉर्म है वो तो है ही है, बल्कि जो ओशन फ्लोर में है वहाँ भी हमारे पास लैंड फॉर्म्स है। इवन आप देखेंगे कि जो ओशन फ्लोर का जो सबसे बड़ा लैंड फॉर्म है, जिसकी जो हाइट है वो कम से कम 11022 मीटर है, जिसे कि हम मारियाना ट्रेंच कहते हैं, जो कि ओके जो डीप है, ये तो डीपेस्ट है। ओके, ये डीपेस्ट है, ये डीपेस्ट मारियाना ट्रेंच जो कि पैसिफिक सी में है। और लैंड फॉर्म में जो सबसे हाईएस्ट जो एल्टीट्यूड है वो माउंट एवरेस्ट का 8848 मीटर। ओके,
तो इस तरीके से लिथोस्फीयर है, ये हमें क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। ओके, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड ऑफ ग्रेजिंग, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट के लिए ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा जो हम हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है 2/3 पार्ट ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद ओशियन, और कह सकते हैं कि वाटर से, जिसमें कौन कौन से वाटर कहाँ कहाँ मिलता है आपको, रिवर्स में, लेक्स में, सी में, ओशियन में, और ये सारी चीज़ें ही हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, जिसे कि हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। ओके, सो इसके बाद हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, देखिए अर्थ है, और अर्थ के सराउंडिंग में जो ये थिन लेयर ऑफ एयर है, इसको ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये जो एटमॉस्फेयर होल्ड है अर्थ के जस्ट ऊपर, ये ग्रेविटी के कारण है, क्योंकि जो एयर है, एयर पे ग्रेविटी लगने के कारण ये क्या होती है, ये अर्थ की तरफ होल्ड हो जाती हैं ग्रेविटी के कारण। और ये इसीलिए जो ज़्यादातर जो एटमॉस्फेयर है हमारा, वो अर्थ के जस्ट अबव है, और अर्थ से दूर दूर जाते जाते आपको पता है ग्रेविटी कम होती है, और उसी तरीके से जो एयर है वो भी कम होती जाएगी, और जिसके कारण कि जो एटमॉस्फेयर होगा वो ख़त्म हो जाएगा, या एयर बिल्कुल भी नहीं होगी उस एटमॉस्फेयर में। ओके, सो नाउ वी विल सी अर्थ में एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि गैसेस, यहाँ पे डस्ट हो गए और वाटर वेपर हो गए। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में अगर कोई से भी चेंजेस हो गए तो उसमें वेदर एंड क्लाइमेट में भी चेंजेस हो जाएगा। जैसे कि आज आपको पता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2, CH4 वगैरह है, तो इनके जो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट डाउन हो गए, और जिससे कि सी लेवल राइज होने लग गया, और इस तरीके से पूरे एटमॉस्फेयर में क्या होने लग गया, चेंजेस होने लग गया। और एटमॉस्फेयर में चेंजेस होगा तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो चेंजेस हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि वेदर एंड क्लाइमेट में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे। इस तरीके से अब एटमॉस्फेयर की बात करते, बायोस्फीयर की बात करते हैं। तो जो बायोस्फीयर है, ये प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर ऑफ लिविंग वर्ल्ड। देखिए जो बायोस्फीयर है, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, ये दोनों मिलके ही बायोस्फीयर बनाते हैं लिविंग वर्ल्ड का। ओके, और कह सकते हैं हम कि जो नैरो जोन होता है अर्थ का, जहाँ लैंड, ओके, वाटर एंड एयर तीनों चीज़ इंटरसेक्ट होती है एक दूसरे के साथ, तो वही हमारा क्या हो गया, बायोस्फीयर हो गया। ओके, सो यहाँ पे एक डायग्राम से भी समझते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये तीनों चीज़ें, लिथोस्फीयर मतलब लैंड, एटमॉस्फेयर वाटर, हाइड्रोस्फीयर वाटर एंड एटमॉस्फेयर एयर हो गए। तो ये जो तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसे ही हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। ओके, सो आई होप आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। ये देखिएगा, ये यहाँ पे आपको फिगर है। इसके अलावा हम इकोसिस्टम की बात करते हैं। देखिए जो इकोसिस्टम है, सपोज कोई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सराउंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये दूसरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपस में जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इनका जो फिजिकल इन्वायरमेंट और जो केमिकल इन्वायरमेंट है, ये आपस में क्या इंटरेक्शन हो रहा है इन सब का आपस में, तो ये मिलके एक साथ एक सिस्टम बना रहे हैं, जिसे कि हम इकोसिस्टम कहेंगे, और जहाँ ये अपनी लाइफ को क्या कर पा रहे हैं, सस्टेन कर पा रहे हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम के बीच में, ताकि आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ। देखिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, सपोज इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग सिर्फ वाटर ही मिलता है। ओके, और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंड वाटर भी मिलता है, ओके, लैंड भी मिलती है एंड एयर भी मिलती है। ओके, तो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका जो इन्वायरमेंट होगा ये पर्टिकुलर होगा, और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इन्वायरमेंट होगा ये सिर्फ वाटर होगा। ओके, बट सपोज मान लीजिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इट आल्सो इंटरेक्ट विद दिस। ओके, तो जो इसका जो इकोसिस्टम होगा ये पूरा हो जाएगा। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन जिन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो उस पर्टिकुलर का इकोसिस्टम बन जाएगा, और वो सारी चीज़ें जो इसके अराउंड है, चाहे वो उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है और नहीं कर रहा है, बट इसके सराउंडिंग में है, ठीक है, और इस पर इफ़ेक्ट डाल रही हैं, तो वो उसका इन्वायरमेंट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंट में मैंने आपको डिफरेंस बताया। नाउ ह्यूमन इन्वायरमेंट किस तरीके से चेंज हुआ विद अ टाइम, ये देखेंगे। देखिए जो ह्यूमन बीइंग हमेशा इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और उसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी करता जाता है।
ठीक है। जैसे कि अर्ली जो ह्यूमन टाइम था, ठीक है, वहाँ जो नेचर था वो बिल्कुल अलग था, एंड जो आज का जो नेचर है वो बिल्कुल अलग था। जो पहले के जो लोग होते थे वो इन्वायरमेंट के साथ उतना ज़्यादा रिलेशन नहीं बना पाते थे, फिर धीरे धीरे चीज़ों को समझ पाए, इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन बनाए, धीरे धीरे सेटलमेंट करने लगे, ओके, कल्टीवेशन करने लगे, क्रॉप उगाने लगे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करा, ओके। उसके बाद उन्होंने फूड सरप्लस प्रोड्यूस करना लग गया और इस तरीके से ट्रेड होने लगा। और ट्रेड भी शुरुआती में बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम कौन सा सिस्टम है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कमोडिटीज़ का एक्सचेंज होता है विदाउट करेंसी। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 1 केजी चावल है और यहाँ पे आप किसी इंसान के पास 1 केजी आलू है। तो सपोज इस इंसान को चावल चाहिए और इस इंसान को आलू चाहिए, तो ये एक दूसरे की नीड को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो ये इसको चावल दे देगा और ये इसको आलू दे देगा और इस तरीके से इन दोनों की नीड पूरी हो जाएगी, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज अ बार्टर सिस्टम, ओके। सो इस तरीके से फिर से उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद इन्वायरमेंट में ड्रास्टिकली चेंजेस आया और ड्रास्टिकल चेंजेस आने के बाद आज हमने इन्वायरमेंट के साथ इस तरीके का रिलेशन बना दिया है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे जो नेगेटिव चेंजेस भी आने लग गए हैं, ओके, जिस कारण टेम्परेचर आज इंक्रीज होने लग गया है, एंड जो इन्वायरमेंट चेंज है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न बन चुका है हमारे लिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, कि इन्वायरमेंट को एक सस्टेनेबल यूज़ कीजिए। सस्टेनेबल यूज़ मतलब कि ऐसे यूज़ कीजिए ताकि जो रिसोर्सेज हैं वो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए भी एडिक्वेटली सफिशिएंटली क्या हो गया, यूज़ करने के लिए अवेलेबल हो सके, ओके। सो दिस वाज द एंड, ओके। नाउ वी हैव अ सम क्वेश्चन जिसे कि आपको कमेंट बॉक्स में आपको इनके आंसर देने हैं, ओके। ये एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन है, ये आपको आंसर करने हैं। इसके अलावा ये भी कुछ क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर देने हैं, ओके। सो इस तरीके से हमने ये चैप्टर पूरा करा। आई होप आप इस चीज़ को एंजॉय कर पाए होंगे, आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखा होगा। अगर आप ये चीज़ सारी चीज़ सीखी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके। सब्सक्राइब के साथ शेयर भी कीजिएगा, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें इस तरीके की हैं कि जो कि हमको मोटिवेट करती हैं और साथ में हमें नए लेक्चर लाने का एक प्रोत्साहन देती है। सो थैंक यू फॉर टुडे। इसके साथ हम दूसरे लेक्चर पे भी आएंगे चैप्टर 2 के साथ। सो तब तक के लिए